नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द एजेड ऑफ होराइजन को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने पूछा भी था, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे द एजेड ऑफ होराइजन को। स्टोरी की शुरुआत होती है 1902 से, जहां एक बहुत बड़े रॉयल पैलेस के अंदर दो छोटे बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं। इनमें से एक है प्रिंस तेन, जो राजा वासिन के बेटे हैं। दूसरे हैं फूब, जो कि पैलेस में काम करने वाली सर्वेंट नोएल के बेटे हैं। फॉब बचपन से ही पैलेस में पले बड़े हैं, इसीलिए उनकी और प्रिंस तीन की बॉन्डिंग शुरू से ही बहुत स्ट्रांग होती है। दोनों साथ खेलते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि एक दूसरे के बिना रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। टाइम आगे बढ़ता है, 1940 आ जाता है। अब तेन और फॉब बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल पहले जैसी ही है। प्रिंस तेन रॉयल फैमिली से होने के बाद भी स्टडीज में काफी कमजोर है। इसके अपोजिट फॉब पढ़ाई में काफी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं और हर बार तीन की स्टडीज में हेल्प करते हैं। इसी वजह से तीन एग्जाम्स भी पास कर पाते हैं। एक दिन गार्डन में एक फ्लावर टूट के नीचे गिरता है। फॉब उसे उठा के तिन को दे देते हैं और तिन उस फ्लावर को खुद रखने की बजाय फॉब के बालों में लगा देते हैं। वो कहते हैं कि इसे मत हटाना, क्योंकि ये फ्लावर फॉब पे काफी अच्छा लग रहा है। दोनों के बीच ये छोटा सा मूवमेंट उनकी बॉन्डिंग और स्पेशल बना देता है। इसी बीच पैलेस के अंदर सर्वेंट्स को गिफ्ट दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि राजा वासिन ने उनके लिए गिफ्ट लाए थे। राजा वासिन और रानी प्रथम प्रिया सारे वर्कर्स से मिलते हैं। रानी प्रथम प्रिया जब नोएल को गिफ्ट देती हैं तो उन्हें फॉब की याद आती है। वो पूछते हैं कि फॉब कहाँ है। नोएल बताती है कि फॉब बाहर है। पैलेस के लोग बताते हैं कि फॉब प्रिंस तीन के साथ गार्डन में है। रानी प्रिया कहती है कि फॉब चाहे कहीं भी हो, उन्हें बुला कर लाया जाए, क्योंकि उनके लिए भी गिफ्ट आया है। उधर गार्डन में तिन और फॉब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तिन एक फ्लावर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने लगते हैं और उनके साथ फॉब भी नीचे गिर जाते हैं। फॉब सीधा मड में गिर जाते हैं और उनके ऊपर पूरी तरह से कीचड़ लग जाता है। तिन उनकी कंडीशन देख के उन्हें टीज करता है, साथ ही उनकी केयर भी करता है। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं साफ कर देता हूँ। फिर तिन फॉब की शर्ट को हटाकर अपनी रुमाल से उनके कपड़ों और बॉडी को साफ करने लगते हैं। दोनों हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि नोएल वहाँ आ जाती है और फॉब को बताती है कि रानी प्रिया आपको बुला रही है। फॉब रेडी होकर पैलेस के अंदर जाते हैं। वहाँ पे राजा वासिन उनकी पढ़ाई की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर फॉब आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो उनकी ट्यूशन फीस दे देंगे। नोएल हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि पढ़ाई की क्या जरूरत है, उनका बेटा पैलेस की सर्विस ही करेगा। लेकिन राजा वासिन का सोचना अलग था। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि फॉब सिर्फ उनके घर की सर्विस करे, वो चाहते हैं कि फॉब पढ़ लिख के फ्यूचर में पूरे देश की सर्विस करें, यानी कि आर्मी ज्वाइन करें। तिन भी बताते हैं कि फॉब उनकी स्टडीज में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन तभी तिन के छोटे भाई चैट वहाँ आ जाते हैं। फॉब की इंसल्ट करते हुए वो कहते हैं कि फॉब चाहे कितना भी पढ़ लिख रहे रहेंगे तो वो सर्वेंट के बेटे ही। चैट यहाँ तक कह देते हैं कि ये सर्वेंट्स को गिफ्ट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा पढ़ लिख के ये खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगेंगे और अपनी औकात भूल जाएंगे। राजा वासिन और रानी प्रिया चैट को रोकने की कोशिश करते हैं। राजा कहते हैं कि फॉब ने तिन की स्टडीज में काफी हेल्प की है और चैट को उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन चैट क्लियरली मना कर देते हैं। राजा को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अगर चैट को भी फॉब जितनी इंटेलिजेंस होती तो आज उनके पास भी इतनी ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट होती। फॉब ये सब सुन के वहाँ से चले जाते हैं। तिन तुरंत उनके पीछे जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि चैट की बातों का बुरा मत मानो, लेकिन फॉब कहते हैं कि चैट ने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं कहा। वो सच में एक सर्वेंट के बेटे हैं और कभी कभी वो अपनी सही पोजीशन भूल जाते हैं। तभी चैट दोबारा आ जाते हैं। उन्हें गुस्सा होता है क्योंकि फॉब की वजह से राजा ने उन्हें डांटा था। चैट तिन को धक्का देते हुए फॉब के साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच चैट गिर जाते हैं और उनके हाथ पे चोट आ जाती है। वो तुरंत ब्लेम फॉब पे डाल देते हैं कि फॉब ने उन्हें धक्का दिया है। शाम को नोएल फॉब को डांट रही होती है। वो समझाती हैं कि उन्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग वो लोग सर्वेंट्स हैं और रॉयल फैमिली उनसे ऊपर है। उनका काम सिर्फ रॉयल फैमिली की सर्विस करना है। फॉब समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सिर्फ तिन को प्रोटेक्ट करने के लिए चैट को रोका था, लेकिन नोएल कहती हैं कि मिस्टेक किसी की भी हो, सर्वेंट को ब्लेम लेना पड़ता है। रात को फॉब अपने रूम में सो नहीं पा रहे होते हैं। उनके माइंड में वही पूरे दिन की बातें रिपीट हो रही होती हैं, स्पेशली नोएल की वो बात कि सर्वेंट एक सर्वेंट ही रहेगा। तभी विंडो से आवाज आती है। फॉब देखते हैं कि प्रिंस तीन चुपके से उनके रूम में आए थे। तिन तुरंत माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से फॉब को पनिशमेंट मिली। फॉब उन्हें वार्न करते हैं कि अगर किसी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तिन नहीं मानते। वो फॉब को कंफर्ट करते हैं, उनकी इंजर्ड बैक पर ऑर्नामेंट लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और तिन जेन्युइनली फॉब की केयर कर रहे होते हैं। इसी बीच लेट नाइट नोएल वहाँ आ जाती है और दोनों को एक साथ देखती हैं। नोएल को लगता है कि फॉब और तिन कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, इसीलिए वो राजा वासिन के सामने कंसर्न रखती हैं कि फॉब को तिन से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। राजा कहते हैं कि दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें अचानक से अलग कर देना सही नहीं होगा। रानी प्रिया भी कहती हैं कि वो हार्श रूल नहीं लगाना चाहती, उनका काम लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना है। फॉब चुपके से ये कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। बाद में वो नोएल से पूछते हैं कि उन्होंने राजा के सामने ऐसा क्यों कहा। नोएल समझाती हैं कि तिन एक प्रिंस है और फॉब एक सर्वेंट। साथ ही तिन कुछ टाइम बाद हायर स्टडीज के लिए दूसरी कंट्री जाने वाले हैं। फॉब को अभी से उनके बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगले दिन पैलेस में फ्रांस से एक रिच गर्ल आती है जिनका नाम है सिरी। सिरी राजा और रानी के लिए फ्रांस से परफ्यूम लेकर आई होती हैं। चैट सिरी को देखते ही
इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। राजा वासन सिरी को पैलेस में रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि टेन भी आने वाले थे। चैट भी सिरी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन राजा उन्हें पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। कुछ देर बाद तेन और फॉब भी आ जाते हैं। तेन सिरी से मिलते हुए उन्हें इवेंट में इन्वाइट करते हैं। सिरी कहती है कि उन्हें उनके फादर से परमिशन नहीं मिलेगी, जिस पे तिन कहते हैं कि वो खुद उनके फादर से बात कर लेंगे। तिन सिरी को एक मेले के बारे में बताते हैं जहाँ प्रीवियस ईयर में वो और फॉब काफी एंजॉय कर चुके हैं। फॉब क्वाइटली ये सब देख रहे होते हैं। उधर चैट अपने फादर से कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सिरी के साथ बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, जबकि तिन सिरी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। राजा वासन उन्हें स्टडीज पे फोकस करने के लिए कहते हैं। चैट बोलते हैं कि उन्हें सिरी पसंद है, लेकिन राजा क्लियर कर देते हैं कि उन्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए। बाद में फॉब तिन से कहते हैं कि सिरी चली गई है, तो तिन बताते हैं कि वो उन्हें गुड बाय कह चुके हैं। फॉब इनडायरेक्टली कहते हैं कि तिन को सिरी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तिन तुरंत समझ जाते हैं कि फॉब के माइंड में क्या चल रहा है। वो रिअश्योर करते हैं कि उनके और सिरी के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिरी को सिर्फ एक सिस्टर की तरह देखते हैं। फिर तिन कहते हैं कि फॉब उनके लिए सब कुछ है और दोनों साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। फॉब के फेस पे फाइनली एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी चैट वहाँ आ जाते हैं और फॉब की इंसल्ट करते हुए तिन को बताते हैं कि राजा ने उनकी शादी सिरी के साथ फिक्स कर दी है। और चैट ये भी कहते हैं कि वो खुद सिरी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके फादर हर चीज तिन को दे देते हैं। शादी की बात सुन के फॉब बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तिन तुरंत राजा वाशिन के पास जाके पूछते हैं कि उनकी शादी सिरी से क्यों फिक्स की जा रही है। वो क्लियरली बताते हैं कि सिरी उनके लिए सिर्फ सिस्टर जैसी है और उनके दिल में उनके लिए बिल्कुल भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। लेकिन राजा समझाते हैं कि रॉयल फैमिलीज में कुछ डिसीजंस पर्सनल चॉइस से नहीं लिए जा सकते, उन्हें दूसरी रॉयल फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं। राजा ने सिरी के फादर से प्रॉमिस किया है, इसीलिए वो पीछे नहीं हट सकते। तिन पूछते हैं कि अगर वो सिरी को पसंद नहीं करते हैं तो फिर शादी कैसे करेंगे। राजा क्लियर कर देते हैं कि उनकी फर्स्ट मैरिज तो सिरी के साथ ही होने वाली है। उधर फॉब भी अपसेट होते हैं। नॉयल उन्हें समझाते हैं कि तिन की शादी सिरी के साथ हो जाएगी और ये रॉयल डिसीजन है। फॉब कहते हैं कि तिन सिरी से लव नहीं करती तो शादी कैसे हो सकती है। नॉयल वार्न करते हैं कि रॉयल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। उनका और तिन का रिलेशनशिप सिर्फ सर्वेंट और प्रिंस का है। अगर फॉब रिलेशनशिप को उससे आगे ले जाने की कोशिश भी करेंगे तो दोनों की रेपुटेशन बहुत डैमेज हो सकती है। रात को फॉब अपने रूम में एक स्मॉल वुडन बॉक्स निकालते हैं। उसके अंदर एक फ्लावर केयरफुली प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है। कुछ साल पहले एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम के बाद तिन ने फॉब को ये फ्लावर गिफ्ट किया था और फॉब ने उसे आज तक संभाल के रखा हुआ है। और अब शादी की न्यूज़ सुन के सालों बाद उन्होंने ये फ्लावर बाहर निकाला है और उसे देखते हुए वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले मॉर्निंग तिन स्कूल के लिए रेडी होते हैं और हमेशा की तरह फॉब का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन फॉब नहीं आते। नॉयल बताती है कि फॉब ऑलरेडी स्कूल चले गए हैं। तिन को ये स्ट्रेंज लगता है क्योंकि दोनों डेली साथ ही स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंच के तिन पूरे स्कूल में फॉब को सर्च करते हैं, लेकिन फॉब जानबूझ के एक डोर के पीछे छुपे हुए होता है। वो तिन से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि नॉयल ने उन्हें वार्न किया था। स्कूल के बाद तिन फॉब के पास आते हैं और कहते हैं कि ड्राइवर वेट कर रहा है, दोनों को घर चलना चाहिए। फॉब मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ काम कंप्लीट करने हैं। तिन समझ जाते हैं कि फॉब जानबूझ के उनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि अगर उनकी किसी बात का उन्हें बुरा लगा हो तो वो उन्हें बता सकते हैं, लेकिन फॉब कहते हैं कि वो एक सर्वेंट है और अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते। इसी वक्त कुछ बॉयज फॉब के पास आते हैं और बताते हैं कि जिस लड़की की फॉब ने हेल्प की थी उसने उनके लिए ब्रेकफास्ट भेजा है। उस लड़की का नाम है सेज। फ्रेंड्स फॉब को टीज करते हैं कि सेज उन्हें पसंद करती है। बाद में सब पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी में फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। फॉब को सेज के नाम से टीज भी कर रहे होते हैं। तिन साइड में बैठ के सब कुछ सुन रहे होते हैं और उनके फेस पे जेलसी बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही होती है। फाइनली तिन का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फॉब तुरंत उनके पीछे जाते हैं। बाहर आकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तिन कहते हैं कि फॉब को उनकी केयर करने की जरूरत नहीं है। अब फॉब के पास सेज है तो उन्हें उनकी केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तिन इमोशनल होकर कहते हैं कि अगर फॉब उनके पास नहीं होंगे तो उन्हें भी उनके बिना रहने की धीरे धीरे आदत डालनी होगी। फॉब उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिन कहते हैं कि अब फॉब को उनकी केयर करने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। लेकिन फॉब कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तिन के सर्वेंट है और उनकी केयर करते रहेंगे। तिन को फॉब की वो पुरानी प्रॉमिस याद आती है जिसमें उन्होंने हमेशा के लिए तिन के साथ खड़े रहने की बात कही थी। तिन इमोशनल होकर पूछते हैं कि क्या फॉब अब किसी और के लिए बन चुके हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फॉब खुद को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लिमिट्स क्लियरली पता होती हैं। तिन कहते हैं कि अगर फॉब के दिल में कुछ है तो वो बता सकते हैं, वो उन्हें कभी भी हेट नहीं करेंगे। इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन इसी वक्त चैट भी उस बार में मौजूद होता है। उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई होती है। दूर से वो तिन को तो किसी के साथ किस करते हुए देखते हैं, लेकिन डार्कनेस और अल्कोहल की वजह से उन्हें दूसरे पर्सन का चेहरा याद नहीं होता। पार्टी के बाद तिन काफी ड्रिंक कर चुके होते हैं और फॉब उनकी कंडीशन को लेकर वरीड होता है। तिन बार बार पूछते हैं कि फॉब उनसे डिस्टेंस क्यों बना रहा है। बाहर आते ही तिन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और फॉब तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश करता है। फॉब अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहते हैं कि अगर मैंने आपको सच बता दिया तो शायद आप मुझसे हेट करने लगेंगे। तिन रियश्योर करते हैं कि मैं तुमसे कभी भी हेट नहीं करूंगा और न ही तुमसे कभी दूर जाऊंगा, बस मुझे सच बता दो। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी चैट वहाँ पे पहुंच जाते हैं। पास आने पर उन्हें समझ में आता है कि ये तिन और फॉब है। चैट गुस्से में तिन को पैलेस चलने के लिए कहता है, लेकिन तिन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती और वो
चैट के ऊपर ही वॉमिट कर देता है। चैट के कपड़े बिल्कुल खराब हो जाते हैं और वो इरिटेट होकर फॉब को ऑर्डर देते हैं कि तिन को जल्दी से पैलेस लेकर जाओ। फॉब तिन को सपोर्ट करते हुए पैलेस ले आते हैं। प्रिया और नल वहाँ होती हैं। नल जब फॉब को तिन की केयर करते हुए देखती हैं तो वो काफी चिंतित हो जाती हैं, लेकिन मीन वर्कर सिचुएशन समझ कर कहती हैं कि फॉब भी तिन को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। फॉब तिन के वेट क्लोथ्स को चेंज करते हैं और उनकी केयर करते हैं, और इसी बीच वो दोनों काफी क्लोज भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फॉब काफी नर्वस फील कर रहे होते हैं। हाफ कॉन्शियस स्टेट में भी तिन फॉब के करीब रहना चाहते थे। तिन को रेस्ट करवाने के बाद फॉब रूम से बाहर आते हैं। उनके माइंड में गिल्ट और कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि उनका रिलेशनशिप अब नॉर्मल फ्रेंडशिप से काफी आगे बढ़ चुका है। बाहर नोएल उन्हें समझाती हैं और बताती हैं कि वो कुछ दिनों के लिए फॉब को लेकर अपनी आंट के घर जाने वाली है। नेक्स्ट डे फॉब पैकिंग कर रहे होते हैं। तिन प्रीवियस नाइट के बारे में बात करने के लिए आते हैं, लेकिन फॉब अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तभी नोएल बताती हैं कि लेडी सीरी तिन से मिलने के लिए आई हैं। सीरी अपने हाथ से बनाए हुए डेजर्ट्स लेके आई होती हैं। अकेले में सीरी तिन को बताती हैं कि वो भी फैमिली प्रेशर की वजह से मैरिज एक्सेप्ट कर रही हैं। तिन क्लियरली बता देते हैं कि वो सीरी को सिर्फ एक सिस्टर की तरह देखते हैं, और सीरी भी उनकी फीलिंग समझते हुए कहती हैं कि वो खुद भी फोर्स्ड मैरिज नहीं चाहती हैं। तिन एक सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाले हैं, इसीलिए मैरिज कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन की जा सकती है। अब्रॉड से वापस आने के बाद वो अपने फादर से क्लियरली बात कर सकते हैं। उधर फॉब पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार तिन पे जा रहा होता है। तभी विंडो से एक स्टोन अंदर आता है, जिसके साथ एक लेटर बंधा हुआ होता है। लेटर तिन का होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अभी के अभी उनके सीक्रेट स्पॉट पे आना होगा और वो दोनों मिलने वाले हैं। फॉब वहाँ पहुँच के कहते हैं कि अभी मिलना ठीक नहीं है, लेकिन तिन उन्हें रोक देते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें प्रीवियस नाइट का सब कुछ याद है। फॉब नर्वस होकर माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं एक सर्वेंट हूँ और मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, क्या आप अब मुझसे हेट करते हैं। तिन रियश्योर करते हैं कि फीलिंग्स को सिर्फ स्टेटस के बेसिस पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तिन कन्फेस कर देते हैं कि वो फॉब से प्यार करते हैं। फॉब इमोशनल होकर पूछते हैं कि तिन अब्रॉड चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। तिन पूछते हैं कि क्या तुम मेरा वेट नहीं करोगे। फॉब जवाब देते हैं कि मैं पूरी लाइफ आपका वेट करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपका फॉब रहूंगा। दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन दूर से नोएल उनको साथ देख लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में फॉब और नोएल अपनी रिलेटिव के घर जाने की परमिशन मांगते हैं। इसी बीच तिन राजा वासिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो लंदन हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो फॉब को भी उनके साथ भेज दिया जाए। राजा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन चैट इस कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं और वो काफी जेलस फील करते हैं कि तिन ने उनको अपने साथ ले जाने के बजाय फॉब को चूज किया है। फॉब जब नोएल के साथ रिलेटिव के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आंट की कंडीशन इतनी भी सीरियस नहीं है जितना बताया गया था। नोएल फाइनली सच बताती है कि उन्होंने पैलेस से परमानेंटली छुट्टी लेने का डिसीजन ले लिया है, ताकि फॉब और तिन एक दूसरे से दूर रहें और दोनों की रेपुटेशन सेफ रहे। फॉब आर्ग्यू करते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें अलग क्यों किया जा रहा है। नोएल समझाती हैं कि एक प्रिंस और एक सर्वेंट का डिफरेंस सिर्फ पर्सनल चॉइस पे खत्म नहीं हो सकता। आर्ग्यूमेंट बढ़ने पे नोएल गुस्से में फॉब को स्लैप कर देती हैं। फॉब काफी हर्ट होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और बारिश में सीधा तिन के पास चले जाते हैं। रात को जब तिन विंडो के पास आते हैं तो फॉब को बारिश में भीगता हुआ देखते हैं। वो तुरंत नीचे जाते हैं। फॉब को देखकर तिन उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तिन बताते हैं कि राजा ने फॉब को लंदन जाने के लिए परमिशन दे दिया। वो कहते हैं कि फॉब उनके साथ लंदन जाके हायर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉब को लगता है कि अब शायद उन्हें तिन से परमानेंटली सेपरेट नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इसी वक्त चैट ने उन्हें देख लिया होता है और वो राजा वासिन को बताते हैं कि फॉब और तिन रात में एक साथ रूम में गए हुए हैं। राजा खुद सिचुएशन चेक करने के लिए जाते हैं। डोर खुलते ही तिन और फॉब उन्हें देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जब देन इसके बाद स्टोरी एक पेनफुल टर्न लेती है। राजा वासिन तिन को नीचे भेज देते हैं और रूम में फॉब के साथ अकेले रह जाते हैं। वासिन बहुत गुस्से में होते हैं। वो फॉब को याद दिलाते हैं कि उन्होंने फॉब को अपने घर में पाला और बड़ा किया, लेकिन फॉब ने उनके बेटे तिन के साथ रिलेशनशिप बना लिया। वासिन फॉब को पनिश करते हैं और तिन को रोक के कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं फॉब को मार डालूंगा। तिन मजबूरी में वहाँ से बाहर चले जाता है। फॉब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वासिन सुनने को रेडी ही नहीं होते और फॉब को पैलेस छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। बाद में वासिन तिन के पास आकर कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सीक्रेट रहना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग तिन एक प्रिंस है और फ्यूचर में उन्हें पैलेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। वासिन इमोशनल होकर कहते हैं कि वो तिन से प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली के लिए हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैट तिन से फॉब के बारे में पूछते हैं, लेकिन वासिन क्लियरली कह देते हैं कि इस घर में अब से फॉब का नाम कोई भी नहीं लेगा। तिन गार्डन में जाके बचपन वाली मेमोरीज को याद करने लगते हैं। उन्हें फॉब की वो प्रॉमिस भी याद आती है जहाँ उन्होंने कहा था कि चाहे महीने बीत जाए या साल, वो वेट करते रहेंगे। अगले दिन तिन के बैग पैक हो रहे होते हैं क्योंकि वो स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाले थे। वासिन कहते हैं कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी करो उसे भूल जाओ और स्टडीज पे फोकस करो। तिन अश्योर करते हैं कि वो फैमिली को हर्ट करने वाला कुछ भी नहीं करेंगे। एयरपोर्ट जाते वक्त तिन के पास फॉब की फोटो होती है और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच फॉब के पास तिन का लेटर पहुंचता है। लेटर में तिन ने लिखा होता है कि वो अमेरिका जा रहे हैं और शायद वो दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं कि शायद उनकी जो फीलिंग्स थी वो रियल लव नहीं थी, बल्कि चाइल्डहुड अट्रैक्शन थी। तिन नहीं चाहते कि फॉब को उनका वेट करना पड़े और अपना टाइम वेस्ट करे, इसीलिए वो उन्हें भूल जाए। लेटर पढ़ के फॉब की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
देन हमारी स्टोरी सीधा शिफ्ट होती है 11 साल बाद, यानी कि स्टोरी में 11 साल का लीप होता है। देन अब हम देखते हैं 1931 में। तीन अब बड़े हो चुके हैं और सीरी के साथ एक रॉयल प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल और आर्मी ऑफिसर और तो न्यूज रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ आए हुए होते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां एक हैंडसम सोल्जर की तारीफ कर रही होती हैं। वो फ्रांस से स्टडीज करके वापस आया ये बोल रही होती हैं, लेकिन वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन फॉब होते हैं। 11 साल बाद फॉब एक कैप्टन बन चुके हैं और हाई पोजीशन तक पहुंच गए हैं। तो इनको जब पता चलता है कि सामने फॉब खड़े हैं तो दोनों फाइनली फेस टू फेस होते हैं। एक पर्सन उनका इंट्रोडक्शन करवाने लगता है बिना ये जाने कि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। फॉब तीन से कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर उन्हें अपनी सालों पहले वाली की गई बात याद दिलाते हैं कि एक इंसान को अपनी लाइफ को उसी तरह जीना चाहिए जिस तरह वो खुद जीना चाहता है। फॉब कहते हैं कि उन्होंने वो बात याद रखी और हार्ड वर्क करके इस पोजीशन तक आए हैं। जाते वक्त उनका हाथ तिन के हाथ से टच होता है और तिन कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाते हैं। फॉब सीधा अपनी क्लोज फ्रेंड जैन के पास चले जाते हैं। जैन न्यूज़पेपर एडिटर है। तिन उन दोनों को साथ देखते। सीरी पूछती है कि वो किसी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन तिन बात अवॉइड कर देता है। जैन फॉब को बताती है कि तिन की एंगेजमेंट सीरी के साथ हो चुकी है। उधर चैट एक बार में गैम्बलिंग कर रहा होता है और सारे पैसे हार जाते हैं। बार ओनर उन्हें पैसे बोरो करने के लिए और गेम कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैट और वासन घर आ रहे होते हैं। रास्ते में विलेजर्स उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वासन फाइनेंस मिनिस्टर है और गवर्नमेंट के फंड्स को कंट्रोल करते हैं। घर पहुंचते ही चैट और वासन देखते हैं कि फॉब वहाँ आए हुए हैं। चैट गुस्से में फॉब के कॉलर पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि इतने सालों बाद वो यहाँ क्यों आए हैं। वासन उन्हें पीछे खींच लेते। फॉब कामली बताते हैं कि वो कैप्टन है और सीनियर ऑफिसर ने उन्हें गवर्नमेंट फंड के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। अकाउंट में सीरियस इनरेगुलरिटीज है और उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है। जाते वक्त फॉब रुकते हुए वासिन से पूछते हैं कि आपका दूसरा बेटा तिन कहाँ है? शायद पार्टी में गया होगा। मुझे उसके पास्ट को लेकर कुछ पूछना था। वासिन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। बाद में तिन घर आते हैं। वासिन उनसे पूछते हैं कि क्या फॉब से मीटिंग हुई थी। तिन बताते हैं कि पार्टी में मिले थे लेकिन ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुई। वो फादर को अश्योर करते हैं कि वो फॉब को कम्प्लीटली भूल चुके हैं और फैमिली की रेपुटेशन बिल्कुल भी डैमेज करने वाला कुछ नहीं करेंगे। तिन ये भी कहते हैं कि सालों पहले उनके और फॉब के बीच जो भी था वो एक सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन चैट इसे सुन लेते हैं और अब उनके माइंड में पुरानी मेमोरीज दोबारा आ जाती हैं जब उन्होंने तिन और फॉब को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा था। उधर तिन गार्डन में अपने पुराने फ्लावर्स को देखते हुए चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं। मीनवाइल फॉब सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के पीछे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है। जैन बताते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपने क्लोथ पे एक ब्लू मार्क लगाते हैं। अगर सीक्रेट है तो मार्क लगाने की क्या जरूरत है। देन ये सुन के फॉब को वासिन की याद आती है क्योंकि वासिन की पॉकेट पे भी वही ब्लू मार्क था। फॉब समझ जाते हैं कि वासिन शायद उस सीक्रेट ग्रुप के पार्ट है। उधर वासिन अपने लोगों के साथ क्लोज मीटिंग में सिचुएशन कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली उनके अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तिन को मिनिस्टर के बीच में एक पोजीशन मिल चुकी होती है। एक ऑफिशियल मीटिंग में फॉब भी पहुंचते हैं। सीनियर ऑफिसर तिन को फॉब के अंडर काम करने के लिए असाइन कर देते हैं। मीटिंग के बाद तिन पेपर साइन करने लगते हैं लेकिन उनका पेन काम नहीं कर रहा होता। फॉब अपना पेन निकाल के तिन को दे देते हैं। तिन जैसे ही पेन को देखते हैं उनके लिए वो एक पुरानी मेमोरी बन जाती है क्योंकि ये वही पेन था जो सालों पहले क्वीन प्रिया ने फॉब को गिफ्ट किया था। फॉब इतने सालों बाद भी उसे संभाल के रखे होते हैं। पेपर साइन करने के बाद तिन पेन वापस कर देते हैं लेकिन फॉब उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तिन अपना हाथ हटा लेते हैं। फॉब कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझसे हिट करते हो। तिन जवाब देते हैं कि मेरे पास आपसे हिट करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। फॉब उन्हें याद दिलाते हैं कि सालों पहले किसी ने कहा था कि इंसान को पोजीशन उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलती है। फॉब ने उस बात पे ट्रस्ट किया और हार्डवर्क करके इस पोजीशन तक आए हैं। फॉब दोबारा तिन का हाथ पकड़ते हैं लेकिन तिन कहते हैं कि वो उनके वर्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और अच्छा यही होगा कि वो यहाँ से चले जाएं। फॉब के जाने के बाद तिन वहीं बैठ के कुछ सोचने लगता है। उधर चैट अपने अकाउंट चेक कर रहे होते हैं और देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारा मनी खत्म हो चुका है। वो बार ओनर सासाकी से पैसे बोरो करते हैं। सासाकी कहते हैं कि पैसे रिटर्न करने की कोई जल्दी नहीं क्योंकि उनका असली प्लान चैट को और ज्यादा डेप्थ में फंसाना था। नेक्स्ट डे एक रॉयल प्रोग्राम होता है। तिन सीरी के साथ प्रेजेंट होते हैं। सीरी फॉब और जैन को साथ देखती हैं और उनसे मिलने चली जाती हैं। वो कहती हैं कि इतने सालों बाद फॉब को देख के उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर वो जैन को इंट्रोडक्शन के लिए पूछती हैं। शाम को प्रोग्राम स्टार्ट होता और ये वही ट्रेडिशनल प्रोग्राम था जो सालों पहले पैलेस में हुआ था। तब तिन चेयर पे बैठे थे और फॉब नीचे फ्लोर पे। सेम एटमॉस्फेयर को देख के तिन इमोशनल होकर प्रोग्राम से बाहर चले जाते हैं। फॉब उनके पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि वो क्यों चले आए। तिन कहते हैं कि उन्हें वहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा था। फॉब कहते हैं कि उन्हें पता है कि प्रोग्राम देख के तिन को उनके पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। तिन कहते हैं कि मैं वो सब भूल चुका हूँ। लेकिन जैसे ही तिन जाने लगते हैं फॉब उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने क्लोज कर लेते हैं। इसी वक्त जैन कैमरा लेकर बाहर आती है और फोटोज लेने लगती है। सीरी भी वहाँ आ जाती है। जैन कैमरा सीरी को दे देती है। सीरी कहती है कि उन्हें कैमरा यूज करना नहीं आता। सीरी जैन से कहती है कि वो हमेशा उनकी तरह बनना चाहती थी। जैन पूछती है कि जब सीरी खुद फेमस है और तिन भी उनके साथ हैं तो वो उनकी तरह क्यों बनना चाहती है। इसी वक्त चैट भी वहाँ पहुँचते हैं। जैन को देखकर वो गुस्से में उनका कैमरा छीन लेते हैं
और बोलते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट बातें लिखी थी। जैन और सिरी की आवाज़ सुन के तिन और फॉब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तिन तुरंत कैमरा चैट से छीन के जैन को वापस कर देते हैं। फॉब चैट से कहते हैं कि तुम वुमेन के साथ इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकते हो। चैट फिर फॉब को सर्वेंट कहकर इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉब कामली जवाब देते हैं कि मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ, तुम भी पब्लिक के लिए ही काम करते हो, लेकिन तुम्हारी सिंसियरिटी मुझे कहीं से दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि तुम अपनी बातों को लेकर रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हो। चैट गुस्से में फॉब पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिन उन्हें रोक देते हैं। चैट वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में तिन जैन से अपने ब्रदर के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। वो उनकी हेल्प करने का भी ऑफर देते हैं। जैन बताते हैं कि वो फॉब के साथ जा रही हैं क्योंकि दोनों डिनर करने वाले हैं। तिन पूछते हैं कि जैन फॉब को इतने टाइम से जानती हैं। जैन बताते हैं कि जब फॉब और नोएल रेंटेड हाउस में रहते थे तो लैंडलॉर्ड उन्हें बहुत परेशान करता था। एक इंसिडेंट्स में तो फॉब की माँ पे अटैक भी हुआ था और फॉब को इंजरी हुई थी। उसके बाद फॉब और नोएल जैन के पास ही रहने लगे। तब से जैन उन्हें जानती हैं। फॉब बाद में फ्रांस स्टडीज के लिए चलेगा और वहाँ अच्छी एजुकेशन कंप्लीट की। जैन तिन से कहती हैं कि पहले वो और फॉब भी साथ रहते थे, है ना। तिन थोड़ा सा हर्ट होकर कहते हैं कि मैं कहाँ उसके साथ था, जब उसका बुरा टाइम था तो आप ही उसके साथ थी। बाद में जैन फॉब के घर जाती हैं जहाँ नोएल भी होती हैं। जैन कहती हैं कि एक टाइम पे तिन और फॉब बहुत क्लोज थे, लेकिन आज दोनों अपोजिट साइड्स पे खड़े हैं। फॉब कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों पहले भी सिर्फ फ्रेंड्स थे और अब भी वो सिर्फ वर्क रिलेटेड ही मिलते हैं। नोएल ये बात सुन लेती हैं और फॉब से पूछती हैं कि क्या वो तिन से मिलते हैं। जैन के जाने के बाद फॉब अपनी मदर को समझाते हैं कि हाँ वो तिन से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में। नोएल क्लियरली कहती है कि अगर वो अभी तिन को भूल नहीं पाए हैं तो उन्हें भूल जाना चाहिए। फॉब कहते हैं कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। उधर वासिन चैट से सोल्जर की सैलरी और पेंशन के मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं। चैट कहते हैं कि सब प्रॉपर्ली हैंडल हो रहा है। मीनवाइल फॉब सोल्जर और सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। जैन भी वहाँ होती है। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जैन कहते हैं कि ये फॉब के लिए काफी ईजी हो सकता है क्योंकि वो तिन को बहुत पहले से जानते हैं। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि फिर तो चेंज का टाइम आ गया। फॉब तिन को अपकमिंग रॉयल सेलिब्रेशन के बारे में बताते हैं जहाँ आर्मी सिक्योरिटी के लिए प्रेजेंट रहेगी। तिन पूछते हैं कि आर्मी की क्या जरूरत है। फॉब बताते हैं कि कुछ विलेजर्स काफी ज्यादा गुस्से में और रॉयल फैमिली पर अटैक हो सकता है। तिन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फॉब उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे क्वेश्चन से बच रहे हो। फॉब तिन को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पहले भी बहुत ज्यादा क्लोज रह चुके हैं। तिन कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फॉब और तिन के क्लोज आते ही पुरानी फीलिंग्स फिर से दोबारा सामने आने लगती हैं। फॉब और तिन दोनों किस कर देते हैं। फॉब कहते हैं कि शायद तिन उन्हें अभी तक कम्प्लीटली भूल नहीं पाए, लेकिन इसी वक्त सिरी डोर के बाहर से दोनों को देख लेती है। उनके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। फॉब और तिन तुरंत अलग हो जाते हैं। सिरी अंदर आती है और तिन को बताती है कि वो उनके लिए फूड लेकर आई थी। वो फॉब से भी मिलती हैं, लेकिन अब उन्हें उन दोनों की रियलिटी समझ आ चुकी होती है। बाद में सिरी पैलेस के एक ओल्ड वर्कर से पूछते हैं कि क्या फॉब और तिन पहले क्लोज थे। वर्कर बताती हैं कि दोनों चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन तिन स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए और दोनों अलग हो गए। वो ये भी बताती हैं कि तिन ने फॉब को एक लास्ट लेटर दिया था। उसके बाद वो दोनों कभी भी नहीं मिले। उधर तिन बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। फॉब के साथ हुई उनकी रिसेंट मीटिंग की वजह से वो काफी इमोशनली डिस्टर्ब थे। बाहर आते ही उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और फॉब वहाँ पहुंच के उन्हें संभाल लेते हैं। फॉब पूछते हैं कि तुमने इतनी ड्रिंक कब से स्टार्ट कर दी। तिन कहते हैं कि आज रात ही पी है। फिर तिन फॉब से माफी मांगते हैं। फॉब पूछते हैं कि किस बात के लिए। तिन बताते हैं कि पैलेस से फॉब के जाने के बाद उन्हें और नोएल को एक रेंटेड हाउस में रहना पड़ा और इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फॉब कहते हैं कि शायद वो होना ही था क्योंकि उस वक्त दोनों ही यंग थे और इमैच्योर थे और उनके पास प्रॉपर फ्यूचर नहीं था। फॉब ये भी बताते हैं कि उन्होंने तिन का लेटर डिस्ट्रॉय नहीं किया। उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो बोलते हैं कि मैंने उस लेटर को संभाल के रखा है क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से कही गई लास्ट बात थी। तिन कहते हैं कि दोनों कभी भी एक नहीं हो सकती, लेकिन पुरानी फीलिंग्स फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और इसी बार में चैट भी होते हैं। वो तिन को कार में किसी के साथ जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो किस को नहीं देख पाते। तिन कार से निकल कर टैक्सी से घर चले जाते हैं और फॉब उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। ये सब चैट देख लेते हैं। घर पहुंचते ही एक वर्कर तिन के नेक पे मार्क देख के पूछती हैं कि क्या हुआ। तिन बात को छुपाते हुए कहते हैं कि मॉस्किटो ने काट लिया है। रूम में जाके तिन मिरर के सामने खड़े होते हैं और उस मार्क को देखते हुए फॉब के साथ हुआ मूवमेंट को याद करने लगते हैं। साथ ही उनके माइंड में जैन और फॉब की क्लोजनेस भी आती है। उधर फॉब भी अपने रूम में होते हैं और उनकी नेक पर भी मार्क होता है। इसी बीच वासिन अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि आर्मी जर्नलिस्ट और लॉ से जुड़े कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। ऑफिसर एक कैप्टन फॉब का भी नाम लेते हैं। फॉब का नाम सुन के वासिन समझ जाते हैं कि ये वही फॉब है जिन्हें उन्होंने बचपन में अपने घर में पाला था। वासिन अपने लोगों से स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं कि जो भी उनके रास्ते में आएगा उन्हें मौत की सजा मिलने वाली है। उधर चैट तिन से पूछते हैं कि फॉब उनके साथ कार में क्या कर रहे थे। तिन उल्टा उनसे पूछते हैं कि चैट ने क्या देखा। चैट बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ तिन को कार से बाहर आते हुए देखा और फॉब उनके पीछे आ रहे थे। फिर वो पूछते हैं कि क्या वो दोनों फिर से क्लोज आ रहे हैं। तिन कहते हैं कि उनके और फॉब के बीच में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ
वर्क के सिलसिले में मिलते हैं। चैट वार्निंग देते हैं कि फॉब पे ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना, वो हमारी फैमिली को ले डूबेगा। देन गुस्से में जवाब देते हैं कि फैमिली की रेपुटेशन को डैमेज करने वाले फॉब नहीं है बल्कि तुम हो, तुमने पहले ही अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था। चैट इमोशनल होकर कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हारा एक बुरा ब्रदर रहा हूँ, है ना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर सिरी अपने फादर से कहते हैं कि अगर वो ये मैरिज नहीं करना चाहें तो उनके फादर क्लियरली कहते हैं कि मैरिज तो करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच डील हो चुकी है। सिरी कहते हैं कि उन्हें तीन से प्यार नहीं है, लेकिन फादर कहते हैं कि लव इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मैरिज, फ्यूचर और फैमिली। इसी बीच फॉब तिन के घर पहुंचते हैं और तिन जहाँ अकेले होते हैं फॉब रूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं और उनके पास आने लगते हैं। तिन पूछते हैं कि ये क्या पागलपन है। फॉब कहते हैं कि मुझे लगा कि कल रात तुमने मुझे याद किया होगा, इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। तिन कहते हैं कि कल रात में ड्रंक था। फॉब जवाब देते हैं कि कल रात ड्रंक थे ना, अब तो नहीं हो। दोनों के बीच की पुरानी फीलिंग्स दोबारा फिर से सामने आ जाती है और देन किस हो जाता है। तभी दूर पे नॉक होता है। सिरी बाहर से कहते हैं कि दरवाजा, मैं तुम्हारे लिए फूड लेके आई हूँ। तिन और फॉब तुरंत अलग हो जाते हैं। तिन दरवाजा खोलते हैं। सिरी दोनों को रूम में साथ देखती हैं और वो बिना कुछ कहे फूड तिन को देती हैं और बाहर चली जाती हैं। बाहर सिरी अकेले बैठ के सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती हैं जब उन्होंने तिन और फॉब को एक साथ देखा था। इसी वक्त जैन वहाँ से गुजर रही होती है। वो सिरी से पूछती हैं कि वो यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं। सिरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती हैं, अगर किसी की शादी ऐसे पर्सन से होने जा रही हो जिससे वो प्यार ही नहीं करता, जबकि जिस पर्सन से उसकी शादी होने वाली है वो पर्सन किसी और को पसंद करता है, तो क्या करना चाहिए। जैन सिंपल जवाब देते हैं कि जब प्यार ही नहीं है तो वहाँ शादी कैसी, और जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं उन्हें साथ रहना चाहिए। सिरी ये सुन के समझ जाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। धीरे धीरे सिरी और जैन के बीच की फ्रेंडशिप भी डेवलप होने लगती है। उधर चैट के पास पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। तभी सासाकी एक बिजनेस आइडिया उन्हें देते हैं। वो चैट को कन्विंस करते हैं कि अगर वो एक आउटसाइडर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें मंथली 30% प्रॉफिट मिल सकता है। फ्यूचर में वो कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं। चैट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते तो सासाकी उन्हें एक प्लान बताते हैं और वो उनके कान में वो प्लान बताते हैं जिससे चैट के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। देन वासिन तिन से पूछते हैं कि क्या वो फॉब से मिले थे। तिन पूछते हैं कि वो ये क्यों जानना चाहते हैं। वासिन बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिली कि फॉब उनके अगेंस्ट पावर चेंज की प्लानिंग करने वाले के पार्ट हो सकता है। प्रूफ तो अभी नहीं है, लेकिन वासिन वार्निंग देते हैं कि फॉब दोबारा मिले या फिर कोई सस्पिशियस बात करें तो तिन तुरंत उन्हें बता दें। देन लास्ट में हमें आर्मी की प्रैक्टिस दिखाई देती है। फॉब और उनके सीनियर ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तभी वासिन और तिन भी वहाँ पहुंचते हैं। वासिन आर्मी की प्रिपरेशन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसका क्रेडिट कैप्टन फॉब को तो मिलना ही चाहिए। फॉब कहते हैं कि मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे सोल्जर्स को उनकी पेमेंट और पेंशन टाइम पे देते वही मेरे लिए इनफ होगा। वासिन कहते हैं कि सैलरी और पेंशन मिल जाएगी, लेकिन आपको भी पता है कि क्राइसिस चल रहा है और रॉयल फैमिली और नोबल फैमिलीज के पास भी पैसे उतने ज्यादा स्टोरेज में नहीं है। फॉब तुरंत जवाब देते हैं कि रॉयल फैमिली और नोबल फैमिलीज के पास ऑलरेडी इतना पैसा कलेक्ट हो चुका है कि वो कई पीढ़ियों तक चल सकता है, इसीलिए क्राइसिस का बर्डन सोल्जर्स और कॉमन पीपल पे बिल्कुल आना नहीं चाहिए। वासिन और फॉब के बीच की ये आर्गुमेंट इंटेंस होने लगती है और एक तरफ रॉयल फैमिली है, दूसरी तरफ एक ऐसा कैप्टन जो पब्लिक और सोल्जर्स के लिए खड़ा हो रहा है। इसी इंटेंस कन्फ्रंटेशन के साथ हमारी आज की इस पार्ट की एंडिंग करते हैं क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। बाय बाय।